हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, पहला आता है बंगाल के गवर्नर जनरल। पहला कौन सा आता है? बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक ना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। इनका जो शासनकाल है 1757 से 1760 ईस्वी तक और पुनः 1765 से 67 ईस्वी तक। इसने बंगाल में द्वितीय शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथों में थी। यानी कि इन्होंने क्या किया कि बंगाल में द्वितीय शासन की व्यवस्था स्थापित की, जिसके तहत क्या हुआ कि राजस्व वसूलने और सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जो जिम्मेदारी होती थी वह नवाबों के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी को संरक्षण में ले लिया। याद रखिएगा दोस्तों, इलाहाबाद की संधि हुई थी जो 1765 में हुआ था। यह परीक्षा की दृष्टि से एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसने क्या हुआ था कि इस मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि द्वारा क्या किया कि कंपनी के संरक्षण में ले लिया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब्दी राय को नियुक्त किया। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि समस्त बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे। पहला जो थे वह मोहम्मद राजा खां था और दूसरा बिहार के लिए जो था वह राजा सिताब राय के नियुक्त किया था। यानी बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां थे और बिहार के लिए राजा सिताब्दी राय को नियुक्त किया था। अन गवर्नर बेरे राष्ट्र 1767 से 1769 तक, कॉर्टियर 1769 से 72 तक, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी तक। यानी कि अन गवर्नर जनरल भी हुए जिनका कार्यकाल जो है, बड़े राष्ट्र जो हुए उनका जो है कार्यकाल 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी तक हुआ और वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 ईस्वी तक इनका कार्यकाल चला। आते हैं अब हम लोग कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में अध्ययन करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल को गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित किया गया। बम्बई और मद्रास और मुंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी तक हुआ। यानी हुआ क्या दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 आया, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके अनुसार क्या हुआ कि बंगाल के जो गवर्नर था अब वो अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल जो है निश्चित कर दिया गया 5 वर्ष के लिए। बंगाल और सॉरी दोस्तों, मद्रास और बम्बई जो था गवर्नर को अब अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने, जिसका कार्यकाल 1774 से 1750 ईस्वी हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। यानी कि वारेन हेस्टिंग्स जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में काम करने के लिए कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, बंगाल का गवर्नर बना, फिर कंपनी का गवर्नर जनरल बना। दोस्तों, यदि जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अध्ययन करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स जो है इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। इसमें वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि इनकी जो कोषागार जो था मुर्शिदाबाद उसको हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। यानी कि हुआ क्या दोस्तों
कि 1772 ईस्वी में इसने एक प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालत की स्थापना की। यानी कि प्रत्येक जिला में एक फौजदारी होगा और एक दीवानी अदालत होगी। फौजदारी अदालत जो है सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत का अध्यक्षता करता था। यानी कि जो दरोगा नियुक्त होता था वो उसका अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जो दीवानी अदालत था उसमें कलेक्टर क्या होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था। और जिला जो है फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। यानी कि जो फौजदारी जो जिला था वो फौजदारी अदालत के भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था और एक काजी होता था। और कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य का देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सहायता से सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निज़ाम और मुख्य काजी मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। यानी दोस्तों कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। और सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता में काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल को 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। यानी कि 2 होता था सदस्य और उसी से जो सलाह से अपना न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अस्पताल में भेजे जाते थे। और जिला का जो अंतिम निर्णय होता था वो किसके हिसाब से होता था, तो सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। यानी कि दीवानी मुकदमे में क्या होता था कि जातीय कानून था, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कानून था और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून था, जबकि फौजदारी मुकदमों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब्दी राय को पद से हटा दिया। हुआ क्या दोस्तों कि 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। जब आदेश दे दिया तो वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि दोनों उप दीवान थे मोहम्मद राजा खां और राजा सिताब्दी राय, दोनों को हटा दिया। हेस्टिंग्स ने नवाब को देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया और 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। हुआ क्या कि हेस्टिंग्स ने क्या किया कि नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की जो विधवा पत्नी मुन्नी थी, ठीक ना, मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। और 1775 में मुन्नी बेगम को पुनः हटाकर, ठीक ना, राजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम मदरसा कब स्थापित हुआ, तो 1781 ईस्वी में, ठीक ना। कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में, ठीक ना। किस लिए हुआ, तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, ठीक ना। और इसी के समय में 1782 ईस्वी में क्या हुआ कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, यानी जिसको कि चार्ल्स भी कहा जाता है, को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। यानी गीता के जो अंग्रेजी अनुवादकार थे विलियम विल्किंस, जिसको कि चार्ल्स भी कहा जाता है, उसको आश्रय प्रदान किसने किया था, तो हेस्टिंग्स ने ही किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने ही। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और इसी के समय में याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई, तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में हुआ था। किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपये की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। और इन्होंने क्या किया कि जो मुगल सम्राट को पेंशन मिल रहा था वार्षिक 26 लाख रुपया, उसको क्या कर दिया कि बंद करवा दिया। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट
का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, तो द जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। कब किया था, तो 1780 ईस्वी में किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। हैंटिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। अब क्यों दे दिया, तो इसे समझिए, ठीक ना। इसी के समय में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था। लेकिन कलकत्ता के बाहर तक मुकदमा भी सुना जाता था। जब दोनों पक्ष जो होते थे अगर वो सहमत होते थे तो उसमें भी सुना जा सकता था। इस न्यायालय का जो अंग्रेजी कानून लागू होता था, इस न्यायालय में कौन सा कानून लागू होता था, तो अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, तो हेंटिंगस ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी की सजा दिलवा दी थी। इसी चलते वो ईमानदार था बेचारा। मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 से 84 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 ईस्वी हुआ तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 में हुआ और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में। आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सालबाई की संधि कब हुआ था, तो 1782 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि हुआ था, जो कि 1784 ईस्वी में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1784 में। किसके काल में, तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पारित हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई थी और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना हुई थी। हेस्टिंग्स ने अपने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की और इस पद को प्राप्त करने वाला वह पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज वल्लभ था। यानी कि हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब के लिए देखने के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी, ठीक ना। इस पद को प्राप्त करने वाला वह पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज वल्लभ था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उसे वर्फ द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। जब पिट्स इंडिया एक्ट का कंपनी 1784 ईस्वी में इस विरोध हुआ, इस्तीफा देकर जब ये वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो वहाँ पर वर्फ द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट, 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनों को कागजों को देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। हुआ क्या दोस्तों कि जब 1786 में वारेन हेस्टिंग्स लगान जाने के बाद लगान परिषद के लिए गठन किया गया और उसका एक नवीन अधिकारी हुआ था जिसका मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई। अब इस क्या करता था कि सभी कानून को कागज की देखभाल करता था। तो इस पद पर नियुक्ति होने वाला प्रथम जेम्स ग्रांट की हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसको इंग्लिश में रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है। आते हैं अब दूसरा गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जिनका कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी तक मात्र 1 वर्ष रहे और इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अब आते हैं लॉर्ड कार्नवालिस जो है, इनका कार्यकाल जो है 1786 से 1793 ईस्वी तक और पुनः 1805 ईस्वी तक। जिसके समय में जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसके समय में क्या हुआ कि जिले के जितना भी अधिकार था सब किसको, डीएम को दे दिया गया, कलेक्टर को दे दिया गया।
इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। इसने क्या किया कि भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत को, यानी 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में सुप्रसिद्ध कार्नवालिस कोड की निर्माण करवाया, जो शक्तियों को पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित था। और उन्होंने क्या किया कार्नवालिस ने कि 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो कि शक्तियों का क्या था, पृथ्वीकरण कर रहा था, अलग अलग कर रहा था। ठीक ना। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। क्या किया कि पुलिस अधिकार को वेतन में वृद्धि कर दिया और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार से प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो जो है व्यक्तिगत जो है व्यापार नहीं कर सकते थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा से इसका इंचार्ज बनाया। और जिला में क्या किया, पुलिस थाना स्थापना कर दिया, दरोगा के इसका इंचार्ज बना दिया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। और भारतीयों के लिए क्या कहा कि सूबेदार खाली मिलेगा, जमादार मिलेगा, प्रशासनिक सेवा पद मिलेगा, मुंसिफ मिलेगा, अमीन मिलेगा, डिप्टी कलेक्टर मिलेगा, इससे जो है ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। याद रखिएगा दोस्तों, इसी के लिए यह इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, इसी के लिए वह जाना जाता है, ठीक ना। इसने क्या किया कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग और कंपनी को मतलब कंपनी को तथा लगभग 10% 1 भाग अपने पास रखना होता था। यानी जब इन्होंने अस्थाई बंदोबस्त पद्धति लागू किया तो इसके अनुसार क्या होता था कि जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और लगभग 10%, तो सोचिए कितना खराब बात है, 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता है। 11 टोटल 11 में से 1 भाग मिलता था और 10 भाग जो दे दिया जाता था कंपनी को, तो सोचिए क्या फ़ायदा होगा। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी और इसे जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। वह क्या कि अस्थाई बंदोबस्त की जो योजना थी जॉन शोर ने बनाई थी, इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व को दर को तय करने के लिए स्वतंत्र थे, मतलब वो अपना जमींदार जो थे वो अपना कर जो है तय कर सकते थे, इसके लिए वो फ्री थे। कार्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कार्नवालिस को क्या कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आते हैं सर जॉन शोर। सन और सोन जो थे बहुत ही कम है इनका पढ़ना, 1793 से 98 तक रहे, लेकिन इन्होंने उतना कुछ कार्य जो है महत्वपूर्ण नहीं हुआ इनके कार्यकाल में, तो इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। सन जॉन किसके लिए जाने जाते हैं, सर जॉन शोर जो है हस्तक्षेप नीति के लिए विख्यात है। इसके बाद अगला जो है गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल जो है 1798 से 1805 ईस्वी तक है। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की और भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली ने से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली वैसे क्या सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं और इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। हालांकि सहायक संधि की पद्धति जो है वह वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने शुरू किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर। यानी कि सहायक संधि करने वाले राज्य थे कौन कौन थे, तो हैदराबाद कब किया तो 1798 में, मैसूर कब किया तो 1799 में, तंजौर कब किया तो अक्टूबर 1799 में, अवध कब किया तो 1801 में, पेशवा कब किया तो दिसंबर 1802 में, बरार और भोसले कब किया तो दिसंबर 1803 में, सिंधिया कब किया तो 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर शामिल थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देगा कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी।
टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। यानी कि कभी पूछ देगा कि टीपू सुल्तान जो है किस युद्ध में मारा गया, तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो चौथा युद्ध हुआ था उसमें 1799 में मारा गया। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। इसी ने क्या किया था कि 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा के भर्ती के लिए, ठीक ना, युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए यानी प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1854 ईस्वी में अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देने के लिए काम चलता रहा। नोट 1806 ईस्वी में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलवेरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था, जहाँ के नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि 1806 ईस्वी में भारत से भेजे जा रहे थे जो प्रशासनिक अधिकारी, उसके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज खोला, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो भी नवयुवक जाते थे प्रशासनिक अधिकारी, वह 2 वर्ष तक उसका ट्रेनिंग होता था। चलिए आगे हम लोग यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। यह स्वयं को क्या कहता था, तो बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी दूसरा सर्कल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, तो बंगाल का, ठीक ना, शेर कहा जाता है। स्वयं कहता था, यानी कहा नहीं जाता था, यह स्वयं अपने आप को बंगाल का शेर कहता है, ठीक ना, यानी अपने आप को कहता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है 1805 में दूसरा कार्यकाल भी शुरू हुआ, सेकंड पीरियड में भी फिर आया, लेकिन परंतु शीघ्र ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चलिए अब छोटा छोटा है, इन लोग को भी पढ़िए लेते हैं। सर जॉर्ज वारले का कार्यकाल जो है 1805 से 1807 ईस्वी तक। 1806 ईस्वी में बेलोर में हुई सिपाही विद्रोह में इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। यानी सिपाही विद्रोह जो बेलूर में किसके कार्यकाल में हुआ, तो सर जॉर्ज वारले के नेतृत्व काल में हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो क्या है, इनका भी पढ़ लेते हैं। इनके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता जिसके चार्ट ऑफ मैटकॉफ हुई, और इसी के समय चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। यानी कि लॉर्ड मिंटो प्रथम 1800, इनका कार्यकाल जो है 1807 से 1813 ईस्वी तक है। और इसके काल में क्या हुआ कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ देगा कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुआ। कब हुआ, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। कहाँ हुआ, तो अमृतसर में, जिसको कि हम लोग चार्ल्स मैटकॉफ के नाम से भी जानते हैं। अब इसी के चार्टर एक्ट पर 1813 ईस्वी पास हुआ, ठीक ना। आगे हम लोग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में लॉर्ड हेंटिगस से आगे जितने भी गवर्नर जनरल होंगे उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।